हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी मैथ्स का जो अगला चैप्टर है वो अगली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस क्वेश्चंस पर ज़रा फोकस डिस्कस करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.1 ये डिस्कस की थी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पिछले चैप्टर में आप देख सकते हैं और उसको मेरी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम मौर्य ग्रुप ऑफ स्टडीज़, IMKV मौर्य। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे दे रखे होते हैं एग्जाम में, आपको देखने को मिले प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी आपको ऐसी वैल्यू दे रखी होती है तो हम क्या काम करते हैं उसमें, सबसे पहले हम इसको कंट्राडिक्शन मानते हैं, कंट्रेटी मानते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करके लाना है। हम क्या काम करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले उसे परिमेय संख्या मानते हैं, रेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लेट सोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेट √3 इज ए, इसको मानते हैं कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। √3 इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद हम जानते हैं रेशनल नंबर आपका क्या होता है, a/b की फॉर्म में होता है। तो a/b इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं इसको, 3। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि a² और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3b²। स्क्वायर करेंगे √3 कब होता है ऐसा मैंने बताया था, आप वीडियो शॉर्ट वीडियोस में मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 3 डिवाइडेड बाई किससे होगा, a² से। इसका मतलब है 3 डिवाइड किससे होगा, a से भी होगा, इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम एज्यूम कर लें, देखिए a² को b² को या b इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, देखिए ये हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि a इक्वल्स टू कितना मानते हैं, 3c मानते हैं, b। देखिए a² इक्वल्स टू आपका 3b² है, तो फिर से a को एज्यूम कर ले रहे हैं। a इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, आपका 3 और c मान लेते हैं। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर आप क्या देखोगे, a इक्वल्स टू 9 और क्या हो जाएगा, c²। अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दोगे, 2। फ्रॉम 1 and 2, तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से आप क्या देखेंगे, a² इक्वल्स टू 3b² और b² इक्वल्स टू, तो आप क्या देखोगे, दोनों इक्वेशन से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, देखो दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पर लिखेंगे b गेट। देखिएगा क्या होगा, आप देखो दोनों a², तो आप क्या देखेंगे, 3b² इक्वल्स टू 9c²। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, तो b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3c²। देखिए a और b के टर्म में दोनों का आप रिलेशन, इसका मतलब ये हो गया कि 3b², तो 3 आपका क्या होगा डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा, b² होगा। ये 3 डिवाइडेड बाई b², इसको ऐसे लिखते हैं। ये आपका डिवाइडेड बाई क्या होगा, b² होगा। तो वैसे ही आपका इसका मतलब ये होगा 3 डिवाइडेड बाई b। तो आप कंक्लूजन क्या देखेंगे कि हमारा a और b एटलीस्ट आपका क्या है, 1 फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं। आप देखिएगा लिखेंगे a एंड b, therefore a and b, इसको लिखेंगे have at least 3 as a कॉमन फैक्टर, ऐसे करके लिखते हैं। आगे क्या दे रखा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, फिर लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। देखिए क्या कॉन्ट्रैक्ट, दैट a and b are co-prime, सो ऐसे लिखेंगे, आवर एंजप्शन इज रॉन्ग। हमारा एजप्शन क्या था, हमने जो माना था वो गलत है। आगे बात कर रहे हैं, हैंस यहाँ नीचे लिखते हैं, हैंस
√3 is an irrational number। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अगर इस तरीके से आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका दे रखा है तो ये आंसर हो जाता है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, सबसे पहले हम एज्यूम क्या करते हैं, सोल्यूशन में जाते हैं, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। पहले हम ये मान लेते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, और आप जानते हो रेशनल नंबर को P अपॉन Q या A अपॉन B की फॉर्म में करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे B इधर पहुंच जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो A² = 3B का इक्वल नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखिएगा, आप देख रहे हो कि 3 को A² से डिवाइड हो जाएगा 3, और A से भी डिवाइड होगा फिर। तो अब हम A अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि क्या काम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके, सपोज मान लेते हैं इसको। आप सपोज कर लीजिए, सपोज हम अपनी तरफ से फिर से एक A = 3C स्क्वायरिंग करेंगे तो A² = 9C² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आप देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 से आप देखेंगे 3B² = 9C², A² = 3B², A² = 9C²। तो आप देखेंगे 3 से आपका कट जाएगा तो B² 3C। इसका मतलब फिर हुआ कि ये B² किससे डिवाइड है आपका, फिर से आपका डिवाइड किससे है, देखिएगा 3 फिर से डिवाइडेड बाई B², यानी कि ये क्या होगा, B से भी डिवाइड होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो हम लिखेंगे A एंड B हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, कि A और B के एटलीस्ट 3 एक कॉमन फैक्टर है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कहता है डेट A एंड B आर को प्राइम, कि A और B क्या है, को प्राइम है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 क्या है, आप इरेशनल नंबर है, जिसको आप P अपॉन Q में रिप्रेजेंट या A अपॉन B के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन है, रूट आपका 3 है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले देखिएगा, आप एक इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज दैट आप इसको कह दें √7 या √5, सपोज दैट इसको आप कह देते हैं √7 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखते हैं, लेट √7 इज ए रेशनल नंबर। तो आप फिर से लिखेंगे A अपॉन B की फॉर्म में लिखेंगे, A अपॉन B = √7। फिर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको A² = 7B²। इसका मतलब ये हो गया कि 7 किससे डिवाइड होगा, A² से, तो फिर आपका A से भी डिवाइड होगा। फिर से हम इसको क्या काम कर लेते हैं, वो हमने 3C माना था, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इसको एज्यूम सपोज कर लेते हैं, सपोज A = 7C। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आपका क्या हो जाएगा, A² = 49C²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड देखिए, A² = 7B², A = 49C²। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इसको 7B² और इसको आप बोलेंगे 49C²। 7 से आप काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7C²। तो फिर इसको बोलेंगे 7C² और 7 डिवाइड बाई डिविजिबल किससे होगा, B²। 7 डिविजिबल B² से होगा, देखिए B² डिवाइड में आ जाएगा तभी तो इधर जाएगा, अगर यहाँ था तभी तो इधर जाएगा। तो आप देखिए 7B² तो B से भी, फिर से लिखेंगे इसको। सेम क्वेश्चन होते हैं, अगर एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो सब क्वेश्चन इसी मेथड से आपका अप्लाई करते रहेंगे। A एंड B हैव एटलीस्ट 7 एज ए कॉमन फैक्टर। It contradicts that A and B are co-prime, so our assumption is wrong. √7 is an irrational number। ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। एक आपके लिए होमवर्क है कि √5 वाला, √5 आप होमवर्क में करके देंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देंगे इसका कि सर जी हो गया या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन दे रखा है। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/√2, क्या दे रखा है, 1/√2, 1/√2। ये प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके लाना है। तो देखिए, लेट इसको हम लिखेंगे फिर से वैसे ही कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। तो इसकी हम बात करते हैं 1/√2। तो A अपॉन B = 1/√2। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B²। यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिएगा इधर आप देखिएगा, ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A²/7 या 7/A²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 2A²
और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम इसको बंद कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ये ए स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका 2 से आप डिवाइड करेंगे या फिर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये किस में होगा, डिवाइड में आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ए स्क्वायर की जब आप बात करते हैं 2 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा या फिर ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, तो आप इसको इस साइड में कर देते हैं तो 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये है 2a स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना, 2 स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई जब आप करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका 2 बचेगा और वही बन जा b, तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। हमने क्या लिखा था कि 2 से आपका क्या था a स्क्वायर डिविजिबल था, a स्क्वायर से आपका 2 डिविजिबल था या फिर, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपका क्या है b स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा ये आपका b स्क्वायर। ऐसे करके आप इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि 2 किससे डिविजिबल होगा, ए स्क्वायर से। देखिएगा ज़रा, तो फिर से हम बात कर सकते हैं 2 डिविजिबल किससे होगा, ए से भी डिविजिबल होगा। देखिए जब ए स्क्वायर यहाँ आएगा तभी तो ये डिवाइड होगा। अब देखिए फिर से हम इसको मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं 2c, तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू और आपका ये ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर यहाँ पर आप ए स्क्वायर की जगह आप इसको क्या लिखेंगे 2b अपॉन आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। अगर आपको क्या लगाना है, आप ए स्क्वायर देखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ 4c है और 2a स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा 2 और आप यहाँ पर ए स्क्वायर है, आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू और यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे b स्क्वायर और अपॉन 2b स्क्वायर और अपॉन ये यहाँ पर आपका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगा आपका। तो फिर आप देखेंगे कि आपका क्या है b स्क्वायर आपका डिवाइड में होगा, तो आप डिवाइड में देखेंगे तो b स्क्वायर फिर से किससे होगा 2 से आप इसको करेंगे तो आपका 2 और अपॉन b स्क्वायर होगा, यानी कि इसका मतलब है 2b फिर डिविजिबल होगा। यानी कि एक तो आपका a और b, फिर से हम कहेंगे a एंड b हैव एट लीस्ट 7 एज ए कॉमन फैक्टर। इट कंट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, सॉरी यहाँ पर 2 एज ए कॉमन फैक्टर, आप 2 की बात करेंगे 2। a एंड b have at least 2 as a common factor. It contradicts that a and b are co-prime, so our assumption is wrong. Under root आप इसकी बात करेंगे 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन आपका बन जाता है, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 रूट 5। देखिएगा 7 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है प्रूव दैट 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम फिर से वैसी एजम्पशन लेके चलते हैं। सोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो आप लिखेंगे लेट 7 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो फिर से आप a अपॉन b की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 7 और क्या लिखेंगे रूट 5। अब देखिएगा जैसे आप 7 रूट 5 लिखते हैं स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग करने पर आपको मिलेगा क्या, स्क्वायरिंग करने पर आप देखेंगे कि आपके पास हो जाएगा ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 5 और b उधर पहुंचेगा b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 और क्या हो जाएगा b स्क्वायर। 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 7 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे। रुक जाइए, मल्टीप्लाई भी मत करिए, सीधे सीधे ऐसे ही लिख दीजिएगा। आपका आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से कर दीजिए थोड़ा सा, a अपॉन b, a और अपॉन 7 लिख दीजिए और वहाँ पर आप क्या लिख देंगे रूट और 5b। अगले पार्ट में a अपॉन b को चाहे इधर ही लिख लीजिए, आपके पास हो जाएगा a अपॉन 7b और इक्वल्स टू रूट 5। अब देखिएगा इसको ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से। देखिए क्या बनता है, आप लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है रेशनल नंबर,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कि रूट 5 एक रेशनल नंबर, ये क्या है, एक कंट्राडिक्शन है। अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे हैंस, आप पूरे वैल्यू की बात करेंगे, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे करके आप लिख देते हैं। ये आपके सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन चलिए मैं और करके देता हूँ। देखिए दूसरे क्वेश्चन आप होमवर्क से करके लाएंगे, आप करके देखना, 2/√7। और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ये है, सब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। 6+√2, ये प्रूव डैट 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या काम करते हैं, इसको सोल्यूशन में रेशनल लेके चलते हैं। 6+√2, लेट 6+√2 इज ए रेशनल नंबर। अब देखिएगा जब आप क्या काम करेंगे, आप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे। आप लिखेंगे 6+√2 a/b इक्वल्स टू 6+√2। इधर ले आते हैं 6 को, तो जैसे ही आप लाएंगे a/b और -6 और इक्वल्स टू उधर √2 बचेगा। आप इसको कॉमन ले लेंगे, a माइनस का 6b और अपॉन b इक्वल्स टू √2। अब देखिएगा आपके पास √2 ये दे रखा है। अब देखिएगा √2 आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर और दिस इज ए कंट्राडिक्शन। ये क्या है, आपका एक कंट्राडिक्शन है। हैंस इसकी आप बात करते हैं तो आप पूरे नंबर की आप बात करेंगे 6+√2, ऐसे 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेसिक ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आपके 4-5 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। या फिर जैसे एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए आपके पास हो जाएगा 3 - का √5। और मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, सपोज दैट आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे फ़ोन करके या फिर आप उसको मैसेज कर सकते हैं। कोई एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन रह जाता है, मैंने बार बार बताया था व्हाट्सएप नंबर पर। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8923741780 है। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बात करी थी √2 जे आपका √2 और मल्टीप्लाई √2 केवल 2 रह जाता है, ऐसा हमने यह √5 मल्टीप्लाई में आपका क्या रह जाता है, 5 रह जाता है। ऐसे आपका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, मेरे चैनल का नाम डाल के मौर्य ग्रुप ऑफ स्टडीज़, तो आपको ये क्यों रह जाता है, एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम फॉर्म है, एक्सपोनेंट चैप्टर से है। मैंने ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें एक टाइप और क्वेश्चन का रह जाता है, जो कि टाइप है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आता है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग टर्म से आपसे क्वेश्चन होते हैं, जो 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कुछ विदाउट एक्चुअल, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है उसका, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपका कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। एक्सरसाइज आपकी जो दे रखी है एक्सरसाइज 1.4 उससे है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में इसको रिड्यूस करना है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में आपका दे रखा है 13 और अपॉन कितना दे रखा है 125। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है एक और है, इसी में मैंने उठा कर दे दिया, आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन आपका दे रखा है 33, 31 और अपॉन 50, 33 अपॉन कितना दे रखा है 50। अब देखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम रिड्यूस करते हैं, इसको जब हम बताते हैं, तब उसमें क्या काम करना, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं 2⁵ और 2⁻m और मल्टीप्लाई 5⁵n, इसमें आपको देना होता है। अब आप देखिएगा इसको जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे तो आप क्या देखेंगे 13/2⁻0 और 5⁻, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को क्या देखेंगे कि आपका ये काय में है, ऐसे रिड्यूस करने के बाद ये आपका क्या है, इसको आप क्या लिख देंगे नीचे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है 8, इसको हम लिख देंगे 8
इज इन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या हो जाएगा एक्सपेंशन, इसमें ये है। ठीक, अब ऐसे करके अगर ये 2 रेज़ टू द पावर m और मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 0 5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, 3 बार काटेंगे तो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 33 अपॉन, अब देखिएगा 50 को आप वैसे नहीं तो ऐसे काट कर देख सकते हैं, 2 फिर आपका 25, 5 से फिर 5 बन जा 5। अब देख लीजिए 2 रेज़ टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2, तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही, इट इज इन टर्मिनेटिंग। फिर से आप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखा होता है। अगर कोई सपोज दैट टर्म ऐसा होता है कि ये नहीं होता है इस फॉर्म में, सपोज दैट यहाँ पर मल्टीप्लाई में, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपका मल्टीप्लाई में 13 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 0 5 रेज़ टू द पावर 3, मान लो एक 7 आ जाता है, तो ये आप 7 देख रहे हो ना, ये इसको आप क्या लगेगा, इट इज़ इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 आपके यहीं पर, इस पर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में या फिर आपके उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। देखिए मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखिए वो ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा आपके एनसीईआरटी वगैरह देखिए देता है। क्वेश्चन आपका क्या है, इफ़, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, इफ़ 241 डिवाइडेड बाई 4000 इक्वल्स टू 241 और डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आगे क्वेश्चन में है आल्सो एक्सप्रेस इन डेसिमल, m और n की आपको पहले तो वैल्यू निकालना है, फिर इसे डेसिमल में भी एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन पर हम लेके चलते हैं, तो देखिए 241 और अपॉन कितना दे रखा है 4000, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 4000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2000 हो जाएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे 1000 हो जाएगा, फिर 2 से आप देखेंगे तो 500, फिर 2 से आप देखेंगे 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 बन जा 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 241 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 3। देखिएगा कंपेयर कर लीजिए, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे इसको तो 241 और कंपेयर किससे करना है, इससे 2 रेज़ टू द पावर m और मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए दो टर्म को देखते हैं तो आप देखेंगे m इक्वल्स टू क्या नज़र आ रहा है आपको, m इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, इसको कंपेयर करने पर 2 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर m, तो m बराबर आपका कितना आया 4। अब देखिएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर n, तो आपका n बराबर कितना आ गया 3, आपका n 2 रेज़ टू द पावर आपका ये आ जाएगा 2000 और आपका कितना हो गया 1000 4000 ना, तो आपका ये 500 2, अरे सॉरी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 250, फिर इसको करेंगे 120, फिर 5 से 25, फिर आप कितना करेंगे 5 बन जा 5, ध्यान नहीं करा। अब देखिएगा 2 रेज़ टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 4, अब 2 रेज़ टू द पावर यहाँ आप कितना लिख देंगे 1 2 3 4 5 लिख देंगे, और कंपेयर कर लेंगे आप 2 रेज़ टू द पावर m से, तो m इक्वल्स टू आपका 5 आ जाएगा और n इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में आगे क्या, पहला पार्ट तो हमारा हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आगे क्वेश्चन एक और दे रखा है आल्सो एक्सप्रेस इन डेसिमल, अब इसे डेसिमल में भी एक्सप्रेस करना है। तो देखिए डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या काम करना है, जो आपका ये वैल्यूज दे रखी है इसको लेके चलते हैं। तो देखिए जैसे आप इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको लेके चलते हैं 241, देखिए इधर कर देता हूँ डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए, शायद नीचे दिखे ना आपको, तो देखिए डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो इस वैल्यू को लेके चलते हैं। तो आपके पास क्या दे रखा है 241 और डिवाइडेड बाई
2 रेज टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई आपका 5 रेज टू द पावर 3। अब इसमें क्या करना होता है, या तो आप इसको बेस को सेम कर लीजिए, 10 की फॉर्म में ले आइए जो ऊपर की पावर, या फिर पावर को आप एक सा कर लीजिए। तो देखो पावर को एक सा करने का एक तरीका है, आप इसको 2 रेज टू द पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 3 है, इसको 5 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर डिवाइड भी कर दीजिए, डिवाइड नीचे करते हैं तो ऊपर पहुंच जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, तो मैथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी 2 4 1 और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो 5 रेज टू द पावर 5, इसको आप ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 जो आपका क्या हो जाएगा 25। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 5, ऐसे हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देते, 25 बन जाए 25 कैरी 2, 25 4 जा 100 और कैरी 2 और कैरी 10 2 और 25 2 जा 50 और 10 60 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 60 और 25, कुछ लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं आप, 10 और आपका क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा 5 पावर है तो 5 जीरो खोल देते हैं, तो देखिए आप पीछे से पॉइंट लगा देते 1 2 3 4 और 1 जीरो नहीं है अपने पास से लगा देंगे, तो आपका 6025 ये आपका क्या होगा डेसिमल एक्सप्रेशन में हो गया। ये आपका जो दूसरा पार्ट था। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे बनते हैं, ये टर्म में थोड़ा सा देखिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही बनते होंगे, तो उसका आप ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है आपका, चैप्टर में जो कुछ था इतना ही था, इससे ज़्यादा अब नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, यानी कि a अपॉन फी की फॉर्म में फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट इन a अपॉन b, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आपको दे के रखा है क्वेश्चन, आपका दे रखा है फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है 0.3333 ऐसे डैश डैश, और एक और क्वेश्चन है इसी में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 0.6666। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करना होता है, जब हम सोल्यूशन करते हैं तो इसको हम x मान लेते हैं, तो x बराबर 0.33 ऐसे कर लेंगे, ऐसी सोल्यूशन इसको लेके चलते हैं, तो x इक्वल्स टू 0.666 लेके चलेंगे। अब देखिएगा फिर क्या होता है अगले पार्ट में, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे पॉइंट इधर, एक संख्या इधर आ जाएगा पॉइंट, तो अब 3 पॉइंट समथिंग इधर चला जाएगा। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन ऐसे करके लिखेंगे 2 - 1, फिर लिखेंगे b गेट। ऐसे इसमें करते हैं 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6.66 ऐसे आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, फिर लिखेंगे b गेट। अब देखिएगा क्या होता है, तो आप 10x में से x माइनस करेंगे, 10x माइनस का x, आप देखेंगे 3.33 और माइनस का 0.33, तो देखिएगा माइनस करने के बाद पॉइंट के बाद क्या बचा, 0.0 बचा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 9x। इसका मतलब हुआ x बराबर 3/9, 3 बन जा 3 3 जा, तो आपका क्या हुआ 1/3। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से जैसे ही आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.33 ही देगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं 10x और माइनस का x बराबर ऐसी 6.666 माइनस का 0.666, तो आपका भी यहाँ पर क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू आपका 6, पॉइंट के बाद 6 सब डिवाइड माइनस हो जाएंगे, 6 - 0 यानी कि 6, तो x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 6/9, और जैसे ही आप इसको काटेंगे 3 से 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि ये बचेगा आपका 2/3। आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए 2 को, तो 0.66 रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं।
ये आपके जितने भी एनसीईआरटी से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए पिछले 10 ईयर्स से जो आपके आ रहे हैं, मैंने वही क्वेश्चन सब कराए हैं। एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में पॉलिनोमियल्स को मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।